नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुटे राजनीतिक दल बड़ी ही चतुराई के साथ वोटरों को साधने में लगे हैं। केंद्र और प्रदेश में मौजूदा समय में सरकार किसकी है, इसकी परवाह न करते हुए एमवीए भी पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अब चुनावी प्रचार शुरू हो और राजनीतिक बयानबाजी ना हो, ऐसा भला कहां संभव है। इसी क्रम में बता दें कि चुनावी प्रचार शुरू होते ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग का मुद्दा जोरों से उठ रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने खेमे को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महायुति को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर बना हुआ है। आपको बता दें कि उद्धव गुट के सांसद राउत ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे में अजित पवार को 40 सीटें मिलेंगी, एकनाथ शिंदे को भी करीब 40 सीटें मिलेंगी। बता दें कि महायुति में अजित पवार ने कुल 288 सीटों में से 60 सीटों की मांग की है। बीजेपी लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 में से 70 सीटें मिल सकती हैं। छोटे दलों को भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि इस बयान में भले ही सियासी घमासान मचा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महायुति के सहयोगियों की अगर हम बात की जाए तो उनकी तरफ से भी सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि लगभग 70 से 80% यानी कि लगभग 288 विधानसभा क्षेत्रों में सीट बंटवारे पर सत्तारूढ़ गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति का समझौता विपक्षी महाविकास अघाड़ी से काफी पहले हो जाएगा। बता दें कि महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। नहीं नहीं, चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि लोग महायुति के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को एमवीए के घटकों कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा की ओर से समझौते की घोषणा से पहले ही देख चुके होंगे। बावनकुले ने कहा कि लगभग 70 से 80% निर्वाचन क्षेत्रों में सीट के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल के बीच हाल ही में हुई बैठक का नतीजा ये निकला है कि उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे जरूरी मानदंड है। इस बीच शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि गठबंधन के तीनों नेता महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुछ उम्मीदवारों की घोषणा बहुत देर से करने की गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। वहीं इस मामले पर उदय सामंत ने कहा कि हमने 75% से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री और आकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि मुझे तीनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमने चुनाव लड़ने के लिए करीब 80 सीट की मांग की है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनावी तारीखों की आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर होगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए जीत की अधिक संभावना ही मानदंड होगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को 8 से 10 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसके बाद ये सियासी हंगामा मच गया और शिवसेना नेता संजय राउत ने उन पर एक बार फिर से हमला बोला। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कब चुनाव होगा। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दे दिया है? जब तक दिल्ली के लोग दोनों मालिक नहीं चाहेंगे, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। संजय राउत ने कहा कि अगर शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो हम कहते हैं कि ये कभी भी चुनाव करा ले, हमारी जीत पक्की है। जो हाल में इनका लोकसभा चुनाव में हुआ वही विधानसभा चुनाव में भी होगा। उन्होंने कहा कि उनके मन में डर है, इसलिए चुनाव में देरी कर रहे हैं। मुंबई में भी बीएमसी चुनाव नहीं कर रहे, मुंबई में भी हम जीतेंगे। संजय राउत ने एनडीए के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को ड्रामा बताया। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने ये कहा कि महाविकास अघाड़ी के 3 सहयोगी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 18 से 20 सितंबर तक सीट बंटवारे पर बातचीत करेंगे। साथ ही संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए साझेदारी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत 18 से 20 सितंबर तक होगी बताया। बैठक लगातार 3 दिनों तक होगी। कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फॉर्मूला तय किया जाएगा और अंतिम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कोल्हापुर, अमरावती और रामटेक सीट कांग्रेस को सौंप दी है, जिन पर परंपरागत रूप से चुनाव लड़ती थी। राउत ने कहा कि अगर ये सीटें शिवसेना के पास होती तो वो निश्चित रूप से इस पर जीत हासिल करती। इस बार के चुनाव में हर दल एक से बढ़कर एक दावा कर रहे हैं और साथ ही अपने सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दरअसल अजित पवार ने भले ही महायुति में शामिल हो, लेकिन वो सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बता दें कि अजित पवार ने एक बार फिर सीएम पद को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे महायुति नेताओं में हलचल बढ़ गई है। अजित पवार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो भी सीएम बनने के लिए उत्सुक हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी की अपनी राय और इच्छा होती है, लेकिन हर किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया है, ये मतदाताओं के हाथ में है। इसके लिए बहुमत के आंकड़े पर पहुंचना भी जरूरी होता है। पवार ने स्पष्ट कहा कि महायुति महागठबंधन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हम सभी महागठबंधन को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महागठबंधन सरकार आने के बाद हम सभी एक साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। गौरतलब है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले ही महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। भले ही महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार हो, लेकिन विपक्ष गठबंधन का भी बोलबाला इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है। वहीं वोटरों की बात की जाए तो जिस तरह से भाजपा नेताओं की बयानबाजी हो रही है, इससे एक बात तो लगभग तय है कि भाजपा चुनाव अपने नेताओं की वजह से भी हारने वाली है। दूसरी तरफ मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। 1 साल से अधिक की अवधि में जारंगे का ये छठा प्रयास है। वो अपने समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अमरावती सरसी में अब आधी रात से अनिश्चितकालीन अनशन जो है शुरू किया है। इस आंदोलन से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और महाराष्ट्र सरकार पर उनकी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मराठाओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक आखिरी मौका दे रही थी। जारंगे उस मसौदा अधिसूचना को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो कुंभियों को मराठा समुदाय के सदस्यों के सेज सोयारे रक्त रिश्तेदार के रूप में मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि वो ये भी चाहते हैं कि पहले उनके आंदोलन के दौरान मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। जारंगे ने कहा कि मेरे लिए मराठा समुदाय महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार जानबूझकर के आरक्षण नहीं दे रही है। वे कहते हैं कि हम राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। मैं अब राजनीतिक भाषा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस के लिए आखिरी मौका है। आपको बता दें कि इस चुनावी मौसम में नेताओं के पाला बदलने और एक दूसरे पर हमला करने का भी सिलसिला जारी है। इस बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व बीजेपी विधायक बापू साहेब तुकाराम पठारे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में एनसीपी का दामन थामा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का खेल धीरे धीरे तेज हो गया है। प्रदेश में इसी साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने उसका साथ छोड़कर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में शामिल हुए हैं। इस बड़ी बापू साहेब तुकाराम ने भी शरद पवार के साथ चलने का फैसला किया है। अब ऐसे में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि भाजपा गठबंधन वाले दलों के लिए इस बार महाराष्ट्र की राहें आसान नहीं होने वाली हैं। और साथ रहे जिस तरह से भाजपा के अंदर ही अंदर आपसी मतभेद बने हुए हैं, तो इससे सीधा नुकसान भाजपा और उसके सहयोगी दल को पहुंचने वाला है। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सत्ता पर काबिज होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।